आज एडिशन ऑफ वेक्टर्स का हम दूसरे तरीके से स्टडी करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है a और उसमें से हम दूसरी एक वेक्टर क्वांटिटी है b जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है उसे हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट की तरह से ही स्टडी करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उन डिफरेंस को हम स्टडी करते हैं कि मान लिया जाए वेक्टर a माइनस वेक्टर b हमने लिखा है और इसको हम लिखना चाह रहे हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b को, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। सो ऐसे क्या होगा कि इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को एडिशन ऑफ वेक्टर्स के फॉर्म में ही स्टडी कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन द एडिशन ऑफ वेक्टर वी हैव टू ऐड वेक्टर b, बट इन द एडिशन while subtraction of a vector we have to add vector minus b in vector a। so पहले हम जानते हैं, इसको स्टडी करने के लिए हमने कहा कि लेट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटीज को हमने कहा a, दिस इज ए वेक्टर a, और इस वेक्टर में हमें वेक्टर b को ऐड करना सीखा था हम लोगों ने। so हमें करना क्या है कि हमें वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालनी है। तो हम एक काम करें, वेक्टर a में माइनस वेक्टर b निकालने का मतलब है कि दिस इज ए नेगेटिव वेक्टर, एक नेगेटिव वेक्टर हम ले ले जो वेक्टर b का है। नेगेटिव वेक्टर मीन्स इस तरह से समझे कि अगर दो वेक्टर्स की बात बोल रहे हैं, ये है वेक्टर a और ये है नेगेटिव ऑफ वेक्टर a, तो इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। द ओनली डिफरेंस कि इसकी डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट में होगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट किया कि वेक्टर b की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर b की डायरेक्शन ये होगी, और इसको हम कहेंगे दिस इज अ नेगेटिव ऑफ वेक्टर b, दिस इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर b। सो हम जब एडिशन करेंगे तो हमें सबसे पहले वेक्टर a को ड्रॉ करना है। तो वेक्टर a को हमने ड्रॉ किया यहाँ, लेट हमने ड्रॉ किया वेक्टर a, और इस वेक्टर b में हमें किसे ऐड करना है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। तो वेक्टर b जो होगा वो हमारा इधर होगा, ये हमने कहा दिस इज वेक्टर b, दिस इज वेक्टर a, और इस वेक्टर a में वेक्टर b को हम ऐड करते तो हमें रिजल्ट मिलता। लेकिन हमें करना है वेक्टर a में माइनस वेक्टर b, इसका मतलब हमें वेक्टर b के अपोजिट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, दैट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। ये अब हमारे पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर b मिल गया, और इस नेगेटिव ऑफ वेक्टर b को हम फिर से इस रिजल्टेंट से ज्वाइन अप कर लेंगे। तो दिस विल गिव द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर a, दिस इज वेक्टर a, और इस वेक्टर a में किसे हमने ऐड किया, इसमें हमने ऐड किया वेक्टर b। सो इस तरीके से वेक्टर a का वेक्टर b से हम एडिशन कर सकते हैं। अगर हमने कहा कि वेक्टर a की वैल्यू हमारे पास है a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, और वेक्टर b की वैल्यू है हमारे पास p I कैप प्लस q k कैप q j कैप प्लस r k कैप। तो हमें a माइनस b अगर निकालना है तो हम a माइनस b वैक्टर्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस विल बी द समेशन ऑफ वेक्टर a विथ नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। और हम अगर नेगेटिव ऑफ वेक्टर b निकालना चाहें यहाँ, तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं माइनस पी आई कैप प्लस माइनस क्यू जे कैप माइनस आर के कैप। और अब हम वेक्टर a को वेक्टर b से ऐड करेंगे, तो a माइनस b का जो रिजल्ट होगा, a माइनस b का रिजल्ट a माइनस b किस में है, i कैप में, सो द वैल्यू विल बी i कैप। सिमिलरली b माइनस q and this will equals j cap. Similarly c minus r कौन से डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, सो k cap। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन का ही कॉन्सेप्ट सब्सट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, और हमें इसकी स्टडी करना इजीली, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना कि किस तरीके से हम वेक्टर्स का एडिशन करेंगे। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट्स को, एडिशन के कॉन्सेप्ट्स को सब्सट्रैक्शन के लिए यूज करें और पैरेललोग्राम मेथड यूज करें, तो हमने कहा कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पहले वेक्टर के स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन देम दैट इज cos थीटा से दिया जाता है, cos थीटा से मिलता है।
जब हम एडिशन करते हैं, तो अगर हम एडिशन को के कॉन्सेप्ट्स को सब्सट्रैक्शन के लिए यूज करें लाइक दिस, a माइनस बी वैक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी वैक्टर, तो हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी के कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने a माइनस बी के लिए यूज किया, और a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब यहाँ पे दो वेक्टर को एडिशन करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोगों ने जाना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये एक फॉर्मूला हमें मिलता है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए। अब इसको हम अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें रिजल्टेंट निकालना है दो वेक्टर का, और वो दोनों वेक्टर कौन कौन से, a प्लस माइनस बी, दैट इज a माइनस बी, जिसको हम लिखते हैं a प्लस माइनस बी, दो वेक्टर्स। सो अगर फॉर्मूले में पुट करा जाए तो यहाँ पे पहला वेक्टर होना चाहिए दैट इज वेक्टर a, यहाँ दूसरा वेक्टर होना चाहिए, यहाँ दूसरा वेक्टर क्या है, माइनस बी वेक्टर, और माइनस का स्क्वायर्ड होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2a माइनस बी इंटू कॉस वैल्यू ऑफ थीटा। हेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड नेगेटिव बी वेक्टर्स के बीच का एंगल है। a और दो वेक्टर्स के, पहला और दूसरे वेक्टर्स के बीच का एंगल है। यहाँ पहला वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है माइनस बी, सो द एंगल विल बी बिटवीन a एंड माइनस बी। याद रखना, बच्चों मिस्टेक करते हैं, और बच्चे आप लोग मिस्टेक क्या करते हो कि यहाँ पे एंगल रख लेते हो a और b के बीच का एंगल, बट यहाँ पे दूसरा वेक्टर माइनस बी है, सो एंगल विल बी बिटवीन a एंड माइनस बी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों ने स्टडी करी थी कि कम्यूटेटिव एडिशन ऑफ अ वेक्टर्स इज ए कम्यूटेटिव लॉ। क्या हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव लॉ और नॉट? क्या हमने कहा, लेट हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर a और दूसरा वेक्टर है वेक्टर b। सबसे पहले हम a माइनस बी को कैलकुलेट करेंगे एंड देयर आफ्टर b माइनस a को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ हम a माइनस बी का कैलकुलेशन सबसे पहले करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज वेक्टर a, और इस वेक्टर a में हमारा वेक्टर b की डायरेक्शन क्या है, वेक्टर b की डायरेक्शन ये है, तो हमारे पास माइनस b की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस b की डायरेक्शन ये हो जाएगी। सो वेक्टर a को वेक्टर b से जब हम एडअप करेंगे, पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जब एडअप करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर का। तो ये हमने पाया a माइनस बी की वैल्यू, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, जिसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें मिल गया। अगर हम b माइनस ए निकालना चाहते हैं तो हमारे पास वेक्टर b है, और वेक्टर b ये हमने ड्रॉ कर रखा है, दिस इज वेक्टर b। अब इसमें हमें किसे ऐड करना है, माइनस ऑफ वेक्टर a। तो अगर वेक्टर a ये है तो माइनस ऑफ वेक्टर a ये होगा। अगर हम इसको वेक्टर b में ऐड करें तो हमें इस डायरेक्शन में माइनस ऑफ वेक्टर a मिलेगा। सो b को माइनस a से एडअप अगर करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर 2, दिस विल गिव्स b माइनस a। क्या इस एरो की डायरेक्शन इस एरो के डायरेक्शन के इक्वल है? नहीं, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो ऐसे कंडीशन पे अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वेक्टर्स भी इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a, मीन्स सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नॉन कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है। और अगर ये नॉन कम्यूटेटिव है तो बच्चों याद रखना, अगर कोई भी वेक्टर किसी भी अलजेब्रा को इंप्लीमेंट कर रहे हो, कोई भी अलजेब्रा के लिए प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, अगर वो कम्यूटेटिव है देन ओनली पॉसिबिलिटी ये क्रिएट होती है कि वो एसोसिएटिव होगा। अगर वो नॉन कम्यूटेटिव है तो एसोसिएटिविटी होने की कंडीशन नहीं होगी, जिसको हम लिखेंगे सिंस इट इज नॉन कम्यूटेटिव सो इट इज नॉन एसोसिएटिव ऑल्सो। इस चीज को हम याद रखेंगे कि अगर वेक्टर्स का एडिशन हमारा नॉन कम्यूटेटिव है, सॉरी वेक्टर्स के ऑपरेशन अगर नॉन कम्यूटेटिव हैं तो उसी वेक्टर्स के ऑपरेशन नॉन एसोसिएटिव भी होंगे। ठीक है, ये हमें समझ में आया। अगर एक ट्रायंगल कंसीडर कर ले, लेट अस कंसीडर दिस इज अ ट्रायंगल इन विच दिस साइड रिप्रेजेंट वेक्टर a, दिस साइड रिप्रेजेंट वेक्टर b और दिस साइड रिप्रेजेंट वेक्टर c। हम कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहे हैं ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपार्ट फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम इसका यूज कर सकते हैं, और इससे हमारे आंसर बहुत जल्दी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c अगर हमें गिवन है और इनके बीच का एंगल गिवन है, लेट दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज फाई एंड दिस एंगल इज अल्फा। सो हम जानेंगे वेक्टर a का स्क्वायर जो होगा वो वेक्टर b के स्क्वायर प्लस वेक्टर c के स्क्वायर माइनस
2bc cos थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ ये जो थीटा है वो एंगल होना चाहिए बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में एंगल कितना है बच्चों? यहाँ एंगल है फाई, तो दिस एंगल विल रिप्रेजेंट बाई फाई। सिमिलरली अगर हम बी स्क्वायर की कैलकुलेशन करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac cos and the angle between a and c. What is the angle between a and c? Cos alpha. Similarly c स्क्वायर की कैलकुलेशन अगर हमें करनी है तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab and the angle between cos value of angle between a and b. The cos value of angle between a and b is cos theta. इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है तो हम थर्ड वेक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड कोसाइन लॉ। ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कोसाइन लॉ। सिमिलरली इसी वेक्टर्स के ऊपर हम ध्यान दो बच्चों कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हमें मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर गिवन है। हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स को भी निकाल सकते हैं और उसको निकालने के लिए हम दूसरा लॉ यूज करते हैं, दैट इज साइन लॉ। अगर हम इस वेक्टर के ऊपर साइन लॉ इंप्लीमेंट करते हैं तो वेक्टर ए के जस्ट अपोजिट क्या है? थीटा एंगल। तो यहां पे हम लिखेंगे वेक्टर ए डिवाइडेड बाय साइन वैल्यू ऑफ एंगल अपोजिट टू वेक्टर ए दैट इज साइन फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर बी और उसके सामने का एंगल क्या है? साइन अल्फा, साइन वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू वेक्टर सी और उसके सामने का एंगल क्या है? वेक्टर सी के सामने का एंगल क्या है? थीटा, तो साइन वैल्यू ऑफ थीटा। इन दो फॉर्मूलेज का यूज करके हम चाहे तो विदाउट द नॉलेज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। कंडीशन बच्चों यहाँ पे मैंने वेक्टर लगाया है बट वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वेक्टर सो इट विल बी मॉड्यूलस इन नेचर। ओके, तो दिस लॉ इन लॉज का यूज हम करेंगे। दिस लॉ विल बी यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लिख रखे हैं, उन न्यूमेरिकल्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में हमें देखना है। न्यूमेरिकल्स है अ कार ट्रेवल 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ and then 35 kilometer in the direction of west, 60 degree west of north. Find the magnitude and direction of car resultant displacement. तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहे तो हम ड्रॉ कर सकते हैं कि वेक्टर्स के बीच का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये पहले हमने बनाया, हमारे पास एक ये हमने ड्रॉ किया y कोऑर्डिनेट और ये हमने ड्रॉ किया x कोऑर्डिनेट। अब इस x कोऑर्डिनेट में हम कंसीडर करते हैं कि हमारा कार जो है वो ट्रैवल कर रहा है 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। हमने इसको नॉर्थ डायरेक्शन कंसीडर कर ली, इसको इस डायरेक्शन कंसीडर कर ली, देन इट इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। सो पहले हमारी कार 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ गई तो ये हमने बनाया 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, 20 किलोमीटर। Thereafter उसने then 35 किलोमीटर in the direction of 60 degree west of north. What is this? 60 degree west of north. North की तरफ जा रहा था, इसने 60 डिग्री का एंगल लिया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 35 किलोमीटर। The angle between them will be 60 degree. Now we have to find the magnitude of vector. तो बच्चों यहाँ हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स की कैलकुलेशन करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को निकालने के लिए हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। तो वेक्टर ए हमारा 20 किलोमीटर है और वेक्टर बी हमारा 35 किलोमीटर है। सो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे पहला अप्रोच जो यूज किए, अप्रोच यूज करना क्या है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? फर्स्टली वी नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल ड्रॉ इट्स डायग्राम। सेकेंड, फर्स्ट अप्रोच हमारा ये है। सेकेंड अप्रोच, फाइंड फॉर्मूला। किस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे? फिलहाल हमें ट्रायंगल लॉ मालूम है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मालूम है, देन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मालूम है, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ।
इन तीनों में से किस फॉर्मूलेज का यूज करके हम इस रिजल्टेंट को निकालेंगे, इसको जानेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको सॉल्व करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं और हम कहें दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। अगर हम यहाँ से पैरेललोग्राम ड्रॉ करना चाहे तो हम इजीली पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हम एक, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया 35 किलोमीटर एंड देन 20 किलोमीटर। ओके बच्चों, नाउ तो हम इसके ऊपर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज कंसिडर्ड टू बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 180 माइनस 60 दैट इज 120। एंगल इनके बीच में क्या है, ए और बी वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 है। तो क्या हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यूज करता हूं हमारे इस लॉ का, कोसाइन लॉ का। तो कोसाइन लॉ लगाएं तो हमारे पास आंसर है कि रिजल्टेंट वेक्टर, थर्ड वेक्टर्स को अगर हमें निकालना है तो रिजल्टेंट का स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 times of vector A, vector B and the angle between them. Angle between them will be theta here. This will be the theta and theta is 120 degree. Theta is 120 degree. So हमने कोसाइन लॉ का यूज किया। कोसाइन लॉ हमारे क्या बता रहा है कि किसी एक साइड्स के स्क्वायर को अगर निकालना है तो बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर को एड अप कर लो और उसमें सब्ट्रैक्ट कर लो। उन दो साइड्स के प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके और उनके बीच के एंगल्स को, तो वही काम हमने किया। इसको हमें थर्ड साइड्स को निकालना था। ए का स्क्वायर किया, बी का स्क्वायर किया, माइनस 2 times ऑफ ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन देम। हमने इनमें से कोसाइन लॉ यूज कर लिया। तो यूजिंग कोसाइन लॉ हमने आर की वैल्यू पाई और आर की वैल्यू हमारी ए का स्क्वायर क्या है 20 किलोमीटर का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर क्या है 35 किलोमीटर का स्क्वायर, देन सी का, फिर हमारे पास रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू फिर से 20, बी की वैल्यू 35 एंड कॉस वैल्यू ऑफ एंगल, कॉस वैल्यू ऑफ एंगल कितना है कॉस 120 डिग्री। नाउ कॉस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू, cos 120 डिग्री इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ साइन 30 डिग्री। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के यूज से निकाला। cos 120 की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस साइन 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो रिजल्टेंट हमारा आएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे और रिजल्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें, दैट इज 20 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस 2 times ऑफ 20 in product 30 minus and this cos 120 is equals to minus sin 30, so this minus and minus will become plus sin 30 और इसको हम सॉल्व करेंगे और ये हमारा रिजल्टेंट मिल जाएगा। ओके बच्चों, रिजल्टेंट तो मिल गया, हमारा रिजल्टेंट मिल गया और उस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हमने किसका यूज किया, आप पैरेललोग्राम लॉ का भी यूज कर सकते हो, कोसाइन लॉ का यूज कर सकते हो। अब हम यूज करेंगे इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ कार रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। सो डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज करते हैं, किस फॉर्मूले का यूज करा जाए, लेट द डायरेक्शन विल बी दिस विल बी द डायरेक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। तो क्या हम यहाँ पे पैरेललोग्राम के डायरेक्शंस का फॉर्मूले का यूज करें या फिर हम यहाँ से किसी लॉ का यूज कर ले। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे साइन लॉ यूज कर लो। साइन लॉ ये बताता है कि साइड और साइड के सामने वाले एंगल्स की साइन वैल्यू दूसरे साइड और उसके सामने वाले एंगल्स की साइड वैल्यू तीसरे साइड उसके सामने वाले एंगल्स की साइड वैल्यू के साइन वैल्यू के बराबर होता है। तो हमें रिजल्टेंट ये निकालना है, तो इसके सामने वाली साइड क्या है बी, तो बी अपॉन ये एंगल निकालना है, दिस वैल्यू ऑफ अल्फा हमें कैलकुलेट करनी है। अल्फा हमें नहीं मालूम है, रिजल्टेंट हमने यहाँ से निकाल लिया, रिजल्टेंट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो निकाल लिया। अभी हमें एंगल भी पता करना है कि ए से उसने कितना एंगल कैरी आउट किया था, कितना एंगल पे मोशन किया था, डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी है, ये जानने के लिए हमने क्या किया, एंगल अल्फा निकाला। अल्फा के सामने कौन सी साइड है, अल्फा के सामने बी साइड है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया कि साइड और उसके सामने की साइन वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखें साइड और उसके सामने की साइन वैल्यू दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू, ये हमें मालूम है, दिस थीटा मालूम है, तो थीटा के सामने कौन सी साइड्स है, आर अपॉन साइन वैल्यू ऑफ थीटा। सो बी की वैल्यू हमें मालूम है दैट इज 35,
साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो साइन अल्फा एंड दिस विल इक्वल्स टू रिजल्टेंट जो हमने इससे पहले सॉल्व करके निकाला है, रिजल्टेंट आप सॉल्व कर लोगे। लेट जो रिजल्टेंट आ रहा है उस रिजल्टेंट को लेट हम कंसीडर कर ले, उसकी वैल्यू हमारे पास x है, तो यहाँ हमने रखा x अपॉन साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? साइन 120 डिग्री, एंड साइन 120 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री? इट विल इक्वल्स टू cos साइन 120 इक्वल्स cos 30। सो पुट देयर cos 30। नाउ हमें ये मालूम, ये मालूम, ये मालूम, हमें इसे निकालना है और इसलिए एक इक्वेशन में एक अननोन होने पे हम उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यूजिंग द कोसाइन एज वेल एज साइन फॉर्मूला हम रिजल्टेंट एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी वेक्टर्स का कैलकुलेट करें। ओके बच्चों, तो अब हम पैरेललोग्राम लॉ, वी आर फ्री टू यूज पैरेललोग्राम लॉ, साइन लॉ और कोसाइन लॉ और साइन लॉ टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटीज जिसके लिए हम कर रहे हैं। हम चाहे तो फोर्स के लिए लगा सकते हैं, हम चाहे तो वेलोसिटी के लिए लगा सकते हैं, हम चाहे एक्सेलरेशन के लिए लगा सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनके लिए हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि इस प्रॉब्लम में दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया है। इस प्रॉब्लम में दूसरा पार्ट हमसे यह पूछा गया है कि सपोज द ट्रिप वाज टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है कि पहले इस ट्रिप में ऑब्जेक्ट जो कार थी वो ए डायरेक्शन में 20 किलोमीटर चली नॉर्थ डायरेक्शन में, देयर आफ्टर 60 डिग्री का एंगल लेके नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ उसने मोशन किया और 35 किलोमीटर चला। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि वो पहले 35 किलोमीटर चलता किस डायरेक्शन में? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हमने कहा कि वो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ पहले मोशन किया, ये एंगल B 35 किलोमीटर 60 डिग्री एंगल लेके मोशन कर गया। दिस एंगल इज 60, so दिस एंगल इज 60 एंड देयर आफ्टर उसने 20 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मोशन किया। क्या वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया? तो क्वेश्चन है विल द रिजल्टेंट बिकम दिस इक्वल? फाइंड द रिजल्टेंट। यस, अगर हम रिजल्टेंट पता करें तो रिजल्टेंट उतना ही आएगा जितना पहले आया था। वाई? बिकॉज a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। तो हम ट्रिप के ऑर्डर को रिवर्स किए, पहले a वेक्टर्स चला फिर b वेक्टर्स चला। यहाँ हम ट्रिप के ऑर्डर को रिवर्स किए और b वेक्टर्स चले प्लस उसमें a वेक्टर्स को एडअप किया तो रिजल्टेंट सेम आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया हमें। यस, द रिजल्टेंट विल बी सेम ऑफ अबव क्वेश्चन। ऊपर वाले क्वेश्चन के रिजल्टेंट के बराबर होगा हमारा ये रिजल्ट। ओके बच्चों, अब इसका सेकंड प्रॉब्लम को देख लिया हम लोगों ने। थर्ड प्रॉब्लम है, एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है, एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 12 यूनिट और दूसरा वेक्टर है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 8 यूनिट। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर जिसकी वैल्यू है 12 यूनिट, एक वेक्टर जिसकी वैल्यू है 8 यूनिट। हमें पूछा गया व्हाट विल बी द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। तो हमने पाया है वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कि r की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a प्लस बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। r की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें a माइनस बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एंगल। सो हमसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट विल बी एडिशन and it will be 12. How? a plus b, that is 20, not 20 unit, and minimum resultant कितना होगा? minimum resultant 12 minus 8, that is 4 unit. ओके बच्चों, तो ये हमने थर्ड पार्ट का भी जान लिया, थर्ड क्वेश्चन को भी जान लिया। देयर आफ्टर लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है कि if vector b is added to a, which two of the following? If b vector is added to a, which two of the following choice must be true for the resultant vectors equal to 0? दो वेक्टर्स को एडअप किया गया तो रिजल्टेंट वेक्टर्स की वैल्यू 0 हो जाए, इसके लिए इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहले वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पैरेलल हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो लेट वेक्टर a एंड वेक्टर b दोनों की डायरेक्शन सेम है। एंगल कितना आ गया? एंगल आ गया दोनों के बीच में 0 डिग्री, और 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम, इट विल नेवर बी इक्वल्स टू 0. Second portion, parallel but in opposite direction. Two vectors which is added must be 0 तभी होगा जब वो दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल हों और पैरेलल होने के साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और वेक्टर a वेक्टर b के बराबर होगा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b के बराबर हो जाए तो लेट द मैग्नीट्यूड इज x, हिज मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो x, तो x माइनस x अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट विल बी 0। तो हमारे पास एक ऑप्शन मिला, ऑप्शन बी। बट पूछ रहा विच टू ऑफ द फॉलोइंग चॉइस। अब थर्ड को देखिए, a प्लस बी आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड।
ए और बी दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हों, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान दो, सेम मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, तो हो सकता है उनका एडिशन हो जाए, हो सकता है उनका सब्ट्रैक्शन हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अब हम देखेंगे ए बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेट पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल क्या बना 90 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ कॉस विल बी 90 डिग्री। सो क्या ये जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अब हम अगर देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड आर ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, टू वेक्टर्स आर ऑफ अपोजिट डायरेक्शन एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड, तभी जाके हमारा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन क्या मिला, बी और सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे एडिशन और